इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेडरल एंड यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जो कुछ फीचर ऐसे हैं जो फेडरल है और कुछ फीचर है यूनिटरी है, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात ही क्यों चल रही है, फेडरल एंड यूनिटरी है क्या, सबसे पहले इसको बात डिस्कस करते हैं। उसके बाद इसमें ये भी डिस्कस करेंगे फेडरल के टाइप क्या क्या होते हैं। दो टाइप के होते हैं, जैसे होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है धीरज और आप एनसीईआरटी जोन के फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मैसेज कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो और मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे। क्लास 11th एंड 12th का ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी अगर आपको देखना है तो। चलिए, तो सबसे पहले फेडरल एंड यूनिटरी क्या है उसका मतलब समझ लेते हैं। क्लियर? जैसे मान लो, सबसे पहले आपको पता होगा जो सेपरेशन ऑफ पावर का बात, क्योंकि आपको ये भी पता होगा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जैसे होते हैं। कुछ गवर्नमेंट टाइप होते हैं, ऑटोक्रेसी होती है, सिंगल हैंड एक इंसान के पास पावर होता है। कुछ होती है ओलिगार्की, ओलिगार्की मतलब होता है कुछ इंडिविजुअल के पास पावर होता है। और एक होता है डेमोक्रेसी, जो हमारा देश है, जाने सबके पास पावर है। क्लियर? तो अब बात करते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है। सेपरेशन पावर का मतलब होता है पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता, एक बॉडी के बीच पास भी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है, अलग अलग बटा होता है और सब एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंस लगाते हैं। जैसे एक होता है लेजिस्लेचर, जैसे पार्लियामेंट की बात करते हैं, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और थर्ड होता है लेजिस्लेचर। क्लियर? तो ये तो हुआ अगर सेंटर की बात करें। तो क्या पूरे देश का पावर सिर्फ सेंटर के हाथ में ही रहे तो कितना अजीब लगेगा। तो सेंटर के अंदर भी और छोटी छोटी बॉडी है, सेंटर के अंदर यानी सेंटर के नीचे। सेंटर का सब ऑर्डिनेट हम नहीं बोल सकते, काफ़ी पावर सेंटर उस पर थोपती नहीं है, यानी उस एक जो लोकल बॉडी है उसको अलग से सेम पावर दिया गया है। जैसे सेंटर काम करती है स्टेट वैसे ही काम करता है। जैसे सेंटर के पास अपना पार्लियामेंट है, उसके अंदर हाउसेस है, सेम स्टेट के अंदर अपना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। इवन सब्जेक्ट भी प्री डिफाइंड है कि कुछ सब्जेक्ट का कानून सेंटर बनाएगा, कुछ सब्जेक्ट का कानून स्टेट बनाएगा। तो यही है फेडरल एंड यूनिटरी। फेडरल का मतलब होता है दो लोगों के पास पावर है, डुअल गवर्नमेंट है, सेंटर के पास अलग, रीजनल जैसे स्टेट के पास अलग। लेकिन अब क्या हुआ, रीजनल का मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते सेंटर, स्टेट, पार्लियामेंट, पंचायत। देखो स्टेट ने क्या किया, अपना कुछ पावर पंचायत को दे दिया, अपना कुछ पावर पंचायत को दे दिया। अब पंचायत भी कर सकता है अपना पावर कुछ और दे सकता है। तो हम लेयर अलग अलग नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोल सकते 5 लेयर नहीं, हम ऐसे बोल सकते डुअल गवर्नमेंट है स्टेट और सेंटर के बीच। स्टेट ने अपने पावर में से कुछ पावर पंचायती राज को दिया। क्लियर? तो स्टेट में डिवीजन हुआ। क्लियर? तो फेडरल क्या है, एक डुअल गवर्नमेंट है। जब हमारा संविधान बना तो हमारे पास सेंटर था और स्टेट था। पार्लियामेंट के लिए संविधान, अब पंचायती राज के लिए संविधान में कोई जगह नहीं थी। तो ये सब हम डिस्कस करते हैं। पहले हम कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं कि कैसे पावर डिवाइड है। कुछ पावर पे कानून, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिस पे कानून सिर्फ सेंटर बनाता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, जैसे आपको पता है हमारे देश में एक 7 शेड्यूल है जिसमें लिस्टिंग किया गया है। पहला लिस्ट है यूनियन के लिए, दूसरा लिस्ट है स्टेट के लिए, थर्ड लिस्ट है कनकरेंट के लिए और एक है रेजिड्यूरी। रेजिड्यूरी का मतलब होता है ऐसा कोई सब्जेक्ट जो उस समय काम का नहीं था लेकिन अब वो सब्जेक्ट आया। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई कानून बनाना होगा तो रेजिड्यूरी पावर किसके हाथ में, पार्लियामेंट के पास में है। तो पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट वाला भी बनाता है, कनकरेंट वाला भी बना सकता है, रेजिड्यूरी पावर भी बना सकता है। तो थोड़ा हमारा देश थोड़ा फेडरल गवर्नमेंट तो है लेकिन टिल्टेड है टुवर्ड्स थोड़ा सेंटर, हम ऐसे बोल सकते हैं। कुछ पावर है जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट ही कर सकती है, जैसे वॉर को डिक्लेयर करना, आर्म फोर्स को मेंटेन करना, फॉरेन पॉलिसी को इस्टाब्लिश करना, इंटर स्टेट एंड फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करना, कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉज को फॉर्मुलेट करना,
पोस्टल ऑफिस को इस्टेब्लिश करना, क्वाइन, करेंसी, कम्युनिकेशन, ये सब बातें पे सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। लोकल गवर्नमेंट क्या बना सकती है? स्टेट एक तो लोकल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर सकती है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडी, जो कि म्यूनसिपालिटी या बोलते हैं, इस्टेब्लिश कर सकती है और मेंटेन भी कर सकती है स्कूल को, रेगुलेट कर सकती है ट्रेड विद इन ए स्टेट। अगर इंटर स्टेट की बात करें तो इसके पास आ जाएगा, इसके पास इलेक्शन को कंडक्ट करवा सकता है, कहाँ? सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि स्टेट का इलेक्शन का कंडक्ट करना इलेक्शन कमीशन का काम आता है, जो कि नेशनल गवर्नमेंट के पास है। क्लियर? प्रोवाइड फॉर पब्लिक सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब काम होता है स्टेट का। लेकिन कुछ ऐसे पावर होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिस पे कानून दोनों बना सकते हैं, जैसे क्रिमिनल जस्टिस पे, मनी को बोरो करना, चार्टर्ड बैंक, रोड को बिल्ड करना, पब्लिक का वेलफेयर करना, टैक्सेस को रेज करना, इस पे दोनों बना सकते हैं। क्लियर? तो फेडरलिज्म दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है? कमिंग टुगेदर, एक होता है होल्डिंग टुगेदर। भाई अभी सब एक साथ ही थे। जैसे मान लो इंडिया जब आज़ाद हुआ तो बहुत सारे 560 प्लस प्रिंसली स्टेट थे, उन सब ने सोचा कुछ को छोड़ के कि हम सब एक साथ रह जाते हैं ना, हम सब एक साथ रह जाते हैं। क्लियर? देखिए, ए लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले क्या था? सब एक प्रिंसली स्टेट था, फिर सब एक हुए और उसके बाद स्टेट का डिवीज़न अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े में हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन और लैंग्वेज के हिसाब से कब हुआ? 1956 में। किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे? फजल अली के रिकमेंडेशन पे। क्लियर? तो होल्डिंग टुगेदर का मतलब है एक लार्ज कंट्री चाहता है कि अपने पावर को डिवाइड किया जा सके स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को वॉर से समझाना होता है। जैसे मान लो अभी चाइना वाला इशू है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट वाला कोई आ ही नहीं रहा है ना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा रिसोर्स चाहिए, क्योंकि उसे फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करने हैं, लड़ाई वड़ाई को ध्यान में रखना है। कुछ देखो, सम यूनिट हैव स्पेशल पावर, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट हैव अनइक्वल पावर। कुछ यूनिट के पास ज़्यादा पावर होते ही हैं। क्लियर? जैसे एग्जांपल है इंडिया, स्पेन और बेल्जियम का, जिसमें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। कमिंग टुगेदर का मतलब है क्या? जैसे आपको पता है यूएसए की आप हिस्ट्री पढ़े हुईएगा तो आपको पता है टोटल 13 स्टेट थे, आपस में 13 क्या हो गए? साथ आए। क्लियर है? सब ने सोचा कि हम एक यूनाइटेड बनाते हैं, स्टेट थे 13, सब एक यूनाइटेड स्टेट बनाते हैं और ये अपनी सिक्योरिटी, इसीलिए ना वो लोग इतना सख्त संविधान बना लिए उस समय कि उसमें अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल है। क्लियर? अब हम कुछ फीचर्स देखते हैं जो हमारे लुसेंट के बुक में था, वो तो मैंने बताया अलग से ही वैसे। क्लियर? तो फेडरल एंड यूनिटरी फीचर ऑफ इंडिया देखो, इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बिकॉज द यूनाइटेड स्टेट्स द फेडरेशन इज बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट नेशन। मैंने बताना उसमें है कमिंग टुगेदर यानी एक एग्रीमेंट के बेसिस पे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारा पहला आर्टिकल बोलता है कि इंडिया डैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब होता है कि एक तो इस देश का नाम पता चलता है कि इंडिया और भारत, और उसके अलावा हमारी पॉलिटी कैसी है वो पता चलता है कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, फेडरेशन की बात नहीं करते हैं। फेडरेशन फीचर्स है, फेडरलिज्म वर्ड भी डिफाइंड नहीं है, इवन लिखा भी नहीं है हमारे संविधान में। फेडरलिज्म फीचर्स की हम बात करते हैं, कुछ ऐसे हमारे संविधान में लिखा हुआ है चीज़ें हैं, उसको हम मान लेते हैं हाँ यार ये तो फेडरलिज्म टाइप का ही है। क्लियर है ना? एज सच, ध्यान देना, एज सच कोई आप समझिएगा कि हमारे संविधान में कोई पार्ट्स है उसमें लिखा हो ओ अच्छा फेडरलिज्म उस पर इतने पॉइंट, यूनिटरी उसमें ऐसा पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ध्यान रखो, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि आपको मैंने पार्ट्स पढ़ाया था। एक्चुअली पार्ट्स का लास्ट का मेरा मोबाइल हैंग हो गया था तो कुछ छूट, एक पॉइंट जो लास्ट वाला पार्ट है वो छूट गया, सॉरी इसके लिए, और मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गया, और सॉरी उसके लिए, क्योंकि आप एक बस वो नाम देख लेना क्योंकि वो उस स्लाइड्स में है भी वैसे भी। और चलिए थैंक यू, और क्योंकि आपने मुझे माफ़ किया चलिए जो कि बात आगे देखते हैं।
तो हमारा एक है कि यूनियन ऑफ स्टेट, इससे दो बात पता चलती है कि एक तो नेम, हमारे देश का नाम इंडिया और भारत, और दूसरा कि हमारा जो स्टेट है उसके पास ये पावर नहीं है कि वो सिसीड कर सकता है इंडिया से। ऐसा नहीं कि वो कल होकर बोलेंगे नहीं मैं भारत का पार्ट ही नहीं रहूँगा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास स्टेट के पास ये पावर ही नहीं है। क्लियर। तो हमारे देश में कुछ फीचर ऐसे हैं जो हमें पता लगता है कि फेडरल है, कुछ फीचर ऐसे हैं जो लगता है यूनिटरी है। फेडरल का मतलब है दो सेंटर अलग दोनों लेवल पे, यूनिटरी का मतलब यार सारा पावर तो सेंटर अपने पास रख लेता है, स्टेट को कहाँ कुछ दे रहा है। क्लियर। तो फेडरल फीचर्स क्या क्या है, मैंने जो आपको एक स्लाइड दिखाया था जिसमें डिस्टिंग्विश किया था, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्योंकि आपका मेन मोटिव है लूसेंट को कंप्लीट करना, तो लूसेंट को तो कंप्लीट करना है, उसके अलावे एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें भी तो लानी है। मुझे लगता है कि मुझे समझाने के लिए ज़रूरी है तो मैं बताता हूँ। क्लियर। सबसे पहले पावर का डिवीज़न 7 शेड्यूल में लिखा है कि लिस्ट है 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, मैं बता चुका हूँ ये है। तो इससे पता चलता ना भाई आपका पावर तो बटा हुआ है ना स्टेट, आप जाइए ना अपने लिस्ट से कानून बनाइए ना। लेकिन स्टेट के पास ये भी पावर नहीं है ना कि कंकरेंट लिस्ट में कोई अगर कानून पार्लियामेंट ऑलरेडी बना चुका है उसमें जाकर दखल अंदाजी करके सीधा सेंटर से उल्टा कानून बनाया, नहीं कर सकते। तभी कर सकते जब आपको प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा, तभी बना सकते हैं। जैसे सेंटर किसी सब्जेक्ट पे कानून बना चुका है, अगर कंकरेंट लिस्ट की बात कर रहा हूँ, अगर आपको उस सब्जेक्ट पे कानून बनाना है वो भी सेंटर से बिल्कुल अलग, तो आप तभी बना सकते जब आपको प्रेसिडेंट एसेंट देंगे, पहले ही एसेंट देंगे। लेकिन क्या प्रेसिडेंट आपको देंगे? कतई नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट एंड एडवाइस पे काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। नहीं देंगे आपको, आप उनके ही खिलाफ जा रहे हो, नहीं देंगे ना। सेकेंड, यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज ए स्टेट गवर्नमेंट हैव टू फंक्शन स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के हिसाब से काम करते हैं कि भाई जो आपका पावर दिया हुआ है वो दे। जैसे ऐसा आपने 365 देखो, दो आर्टिकल है स्टेट इमरजेंसी के लिए, एक है 356 और एक है 365। उसमें 356 में लिखा हुआ है कि गवर्नर को कुछ लगता है, गवर्नर रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, या प्रेसिडेंट को खुद से लगता है कि ये अकॉर्डेंस, संविधान के अकॉर्डेंस काम नहीं चल रहा है स्टेट में, तो वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगा देते हैं। और 365 बोलता है कि स्टेट अगर डायरेक्शन नहीं मानता है सेंटर का, सेंटर कुछ बोल रहा है कि भाई आप ऐसा करो ये, और वो भी डायरेक्शन ऐसा नहीं कुछ उल्टा सीधा होता, वो भी डायरेक्शन संविधान के अकॉर्डिंग ही होता है। अगर फॉलो नहीं करोगे तो वहाँ उस दो केस में स्टेट इमरजेंसी लगाया जा सकता है, जो कि प्रेसिडेंट रूल होता है, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। क्लियर। दोनों स्ट्रिक्टली काम करते हैं संविधान के हिसाब से। अब वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ऐसा नहीं कि पावर को डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। देखो, जो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी फीचर्स है ना फेडरल में, या जो भी ऐसे सब्जेक्ट जो कि फेडरल सब्जेक्ट है, जैसे मान लो जिस पे जो क्या है, जैसे लिस्टिंग की बात करते हैं, लिस्ट वाला जो है 7 शेड्यूल में दोनों के लिए लिखा है, स्टेट सेंटर के लिए दोनों। अगर इसमें कुछ फेरबदल करना है ना भाई, फेरबदल यानी इसमें अमेंडमेंट, अगले दिन सेंटर बोलेगा नहीं भाई स्टेट का जो भी है ना हम सब कुछ सेंटर के अंदर रख लेते हैं, नहीं कर सकते ऐसे, आप नहीं कर सकते सेंटर, क्योंकि इसके लिए क्या करना होता है, 368 के अंदर जो 2 अमेंडमेंट का प्रोसेस लिखा हुआ है, एक है कि स्पेशल मेजोरिटी सिंपल, एक है स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधा स्टेट, 50% स्टेट हामी भरना चाहिए। तो जो भी ऐसा सब्जेक्ट जो फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करता है, यानी स्टेट और सेंटर के बीच रिलेशनशिप को चेंज करता है, उस फीचर्स को चेंज करना है या अमेंडमेंट लाना है उसमें, तो 50% स्टेट का हाँ बोलना चाहिए। कोई स्टेट हाँ बोलेगा? स्टेट का सारा पावर आप छीन रहे हो, हाँ बोलेगा? कैसे सोच सकते हो? नहीं बोलेगा ना। क्लियर।
क्लब। समझ गए? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटायरली रिटन, लिखा हुआ है। अमेंडमेंट अगर पास करना है पार्लियामेंट को, अगर अमेंडमेंट इफेक्ट होता है फेडरल स्ट्रक्चर को, तो आधा स्टेट को हाँ बोलना होगा, आधा स्टेट लेजिस्लेचर को। मैंने अभी तो बताया। अदर फेडरल स्टेट क्या लिखा है, हाँ, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जितने अदर फेडरल स्टेट होते हैं उसके हिसाब से इंडिया में भी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। ऐसा नहीं कि जुडिशियरी सेंटर के अंदर में है, सेंटर जैसा बोले, सेंटर बोलेगा कि चलो स्टेट को कुछ करो, स्टेट पे कुछ लगाओ, नहीं लगा सकते भाई, वो इंडिपेंडेंट है, आपकी बात नहीं मानेगा। इवन आपके कानून को भी, जैसे इवन सेंटर के अमेंडमेंट को भी वो हटा सकता है। क्लियर? अब कुछ यूनिटरी फीचर्स की बात करते हैं, ऐसे फीचर्स जिससे से हमें लगता है कि नहीं भाई फेडरल पावर उतना नहीं है जितना यूनिटरी फीचर्स है। लेकिन ये जब भी यूनिटरी फीचर की बात करते हैं, यूनिटरी बहुत ही सर्कमस्टांशियल है, मतलब किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांस पे यूनिटरी पावर यानी सारा पावर सेंटर को अपने पास रखना पड़ता है। कुछ सर्कमस्टांसेस आ जाती है, जैसे इमरजेंसी का सिचुएशन आ गया, वॉर हो गया, ऐसे सिचुएशन हो गया। देखो पहला, इन द फेडरलिज्म पीपल इंजॉय डुअल सिटीजनशिप। जैसे यूएसए की बात करें, यूएसए में आपको डुअल सिटीजनशिप मिलती है, आप अपने राज्य जो होते हैं उसके भी नागरिक है, देश के भी नागरिक है, 2 सिटीजनशिप मिलता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलती है आप किसी भी राज्य के, किसी भी कहीं किसी भी यूटी के हैं, आप इंडिया के नागरिक हैं। आप बिहार, यूपी, दिल्ली, मुंबई के नागरिक है ही नहीं, आप इंडिया के नागरिक हैं। क्लियर? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, ये बहुत वो लगता है कि सारा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट तो सेंटर अपने हाथ में ले लिए, स्टेट को कहाँ कुछ दे रहे हैं। स्टेट के हाथ में तो वही कुछ बस नाम का मिल रहा है। और सेंटर इवन लेजिस्लेट कर सकते हैं कनकरेंट लिस्ट में, और कनकरेंट लिस्ट का बता ही दिया मैंने कि एक बार पार्लियामेंट बना दिया तो पार्लियामेंट का प्रिवेल करेगा स्टेट के बनाए हुए कानून पे। क्लियर है ना? इसका वैसे भी पी से पावरफुल ज़्यादा होगा। रेसिड्यूरी पावर किसके पास आएगा? सेंटर पर है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कानून, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कानून, सब सेंटर बनाएगा, क्योंकि ये सब उस समय थी ही नहीं, तो हमने लिस्ट वाले 7 शेड्यूल में डाला ही नहीं, भूल गए। उसके बाद सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द, हाँ दोनों के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद लास्ट हमारा स्लाइड है, द प्रोक्लामेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी सीधा इमीडिएटली टर्न कर देता है फेडरल सिस्टम को सीधा यूनिटरी सिस्टम में। नेशनल इमरजेंसी किस किस बात पे आ सकती है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रीगेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस, या हम इंटरनल इमरजेंसी बोल सकते हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी चाइना बार बार लद्दाख की सिचुएशन पे, लद्दाख के आसपास एक्सटर्नल एग्रीगेशन कर रहा है बार बार। चाहे मान लो एग्जांपल लेते हैं, पाकिस्तान बार बार जो बॉर्डर पे सीज फायर को वायलेट करता रहता है, गोली वगैरह चलाता रहता है, इसको ही हम एक्सटर्नल एग्रीगेशन बोलते हैं कि हम तो बैठे हुए हैं, वो कुछ चला रहा है, ध्यान देना है। ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट चाहे तो इमरजेंसी लगा सकती है, लेकिन पूरे देश में नहीं। देखो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल में एक अमेंडमेंट किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, कि आप पूरे देश में लगाओ या किसी छोटे से पार्ट्स में भी लगा सकते हैं। क्लियर? और आपको बाद में मैं फिर फंडामेंटल राइट चैप्टर में ये भी बताऊंगा कि जब इमरजेंसी लगता है, नेशनल इमरजेंसी, तो फंडामेंटल राइट पे क्या क्या इम्पैक्ट होता है। क्लियर? इन अ फेडरेशन ईच स्टेट शुड गेट इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। देखो फेडरेशन में क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जैसे सेंटर में 2 हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा, है ना? सेम ऐसे ही है 2 हाउस अमेरिका में, लेकिन अमेरिका में सारे स्टेट को, जितने स्टेट है टोटल 50 स्टेट है, 50 स्टेट्स, हर स्टेट के 2-2 मेंबर आते हैं राज्यसभा में, उनके जो राज्यसभा है, लेकिन उनके जो राज्यसभा, उनके जो अपर हाउस है। क्लियर? लेकिन हमारे अपर हाउस में यूपी से 31 आते हैं, बाकी कई स्टेट ऐसे हैं जैसे पुडुचेरी वगैरह से 1-1 आते हैं। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टेट का
सेंटर के एक बॉडी के पास, सेंटर के एक हाउस है उसके पास। प्रेसिडेंट के पास और एक पावर है कि 12 मेंबर को राज्यसभा स्वयं नॉमिनेट कर सकता है। सिर्फ प्रेसिडेंट के पास क्यों, गवर्नर के पास क्यों नहीं है यहाँ पे नॉमिनेट करने के पास? ये आपको यूनिटरी से पता चलता है। गवर्नर ऑफ द स्टेट किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। और एक और चीज़, ये प्रेसिडेंट के एजेंट भी होते हैं। भले ही गवर्नर स्टेट के जो हमारा है ना, जो जितने स्टेट है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, उसके हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन उसके अलावे वो क्या होते हैं? प्रेसिडेंट के एजेंट भी होते हैं। प्रेसिडेंट के एड एंड एडवाइस पे भी काम करते हैं। और प्रेसिडेंट के प्लेजर के अंतर्गत के कारण कि प्रेसिडेंट का जब मन होगा उनको हटा दिया जा सकता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए सिंगल जुडिशियरी है, सिस्टम फॉर सिविल एंड क्रिमिनल लॉ के लिए, और एंड कमांड ऑल इंडिया सर्विस है। ऑल इंडिया सर्विस से पता चलता है कि आपने एक एग्ज़ाम लिया और उस एग्ज़ाम से आप स्टेट में भी भेज रहे हो। क्लियर? स्टेट बहुत ऐसा स्टेट है जो मांग करता रहता है कि ऑल इंडिया सर्विस को हटाया जाए। क्लियर है ना? द अथॉरिटी ऑफ CAG और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सब पूरे देश पे लागू होता है, जो कि सेंट्रल बॉडी है। क्लियर है ना? बस हमारा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करना है प्रीएम्बल, लेकिन प्रीएम्बल ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है हमारे एक अलग चैनल पे, क्योंकि प्रीएम्बल पार्ट 1 जो उस पर मैं अपलोड करूँगा उसका मैं लिंक बस दे दूँगा। और क्योंकि सेम चीज़ 2 बार नहीं अपलोड कर सकते, उस पर लिंक दे दूँगा। पहले प्रीएम्बल वहाँ पे हो चुका है, यानी आपका प्रीएम्बल हो चुका है। उसके बाद देखिए, लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी और इंटीग्रेशन एंड मर्जर ऑफ द इंडियन स्टेट, ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? और ये अगर आपको देखना है तो ये मेरे पॉलिटिकल साइंस का बुक, पॉलिटिकल साइंस का एक है क्लास 12 का, उसका मैंने चैप्टर 1 डाला है। चैप्टर 1 बस आप देख लीजिए, बहुत छोटी वीडियो है, वो चैप्टर 1 देख लीजिएगा, आपको पूरा इंटीग्रेशन, मर्जर सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर है? उसका जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसी चैनल पे, जिसका नाम है यूनियन एंड टेरिटरीज, जो कि पार्ट 1, क्योंकि उसमें हम उस चैनल पे हम क्या करने वाले, अभी तो उस पर मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि अभी थोड़ा और काम भी है, लेकिन उस पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितने आर्टिकल है ना, सारे आर्टिकल पार्ट वाइज अपलोड करूँ। जैसे पार्ट 1 डिस्कस कर लूँगा, एक वीडियो में हो जाएगा, और उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन पे स्टेट उसी पे कर लूँगा। उसके बाद पार्ट 2 भी उस पर, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे सारा डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो चलिए चलिए रखते हैं। थैंक यू सो मच। और आप अपने अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को इस साथ भी शेयर करो। चलिए, थैंक यू सो मच।